हाय फ्रेंड्स, आज हम भारत के भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत में मानसून मानसून इन इंडिया। इसके बारे में काफी डिटेल्स चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है भारत में मानसून। सबसे पहले मानसून शब्द के बारे में जान लेते हैं। मानसून शब्द क्या होता है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति हमारे अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है। आप इसे याद रखेंगे। मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? अरबी भाषा के शब्द मौसम से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ऋतु होता है। आज का आप याद रखेंगे। मौसम शब्द का अर्थ क्या होता है? ऋतु। वास्तव में क्या होता है? मानसून क्या होती है? अर्धस्थायी पवनों को कहा जाता है। मानसून किसे कहा जाता है? अर्धस्थायी पवनों को मानसून कहा जाता है, जो हर 6 महीने में अपनी दिशा को परिवर्तित करती रहती है। तो हमारे मानसून क्या होता है? अर्धस्थायी पवनें होती हैं जो हर 6 महीने में अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती है। और इन पवनों के दिशा परिवर्तन की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? अरबी यात्री अल मसूदी ने। आप इसे याद रखेंगे। सबसे पहले इसकी जानकारी किसने दी? अरबी यात्री थे हमारे अल मसूदी। उन्होंने सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी। बात करें मानसून से प्रभावित क्षेत्रों में, क्या मानसून से प्रभावित क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है? कैसी उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है? और ये जलवायु मुख्य रूप से हमारे दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। बात करें मानसून की, तो मानसून जलवायु की दो प्रमुख विशेषताएं होती है। आप इसे याद रखेंगे। जहां मानसून जलवायु पाई जाती है तो मानसून जलवायु की दो प्रमुख विशेषताएं होती है। पहली विशेषता कौन सी होती है? मानसून पवनों की दिशा में ऋतुगत परिवर्तन, मतलब ऋतु के आधार पे हमारे मानसून पर्वों में की दिशा में परिवर्तन होता है। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु में अधिक वर्षा। तो दो हमारी विशेषता होती है किसकी? मानसूनी जलवायु की। पहली विशेषता तो ये होती है कि मानसून पवनों की दिशा में ऋतुगत परिवर्तन, मतलब ऋतुओं के आधार पर मानसून पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अब देखेंगे मानसून को समझने के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जिन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। क्या मानसून को समझने के लिए दो सिद्धांत दिए गए, कई सिद्धांत दिए गए हैं जिनको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो सिद्धांत है उनकी बात करें। तो मानसून सिद्धांत की बात करें, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक तुम्हारे क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, जिसे चिरसम्मत परिकल्पना कहते हैं। दूसरा हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जिसे आधुनिक परिकल्पना कहते हैं। पहला चिर सम्मत परिकल्पना है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें आती है हमारी कौन सी? थर्मल थ्योरी। तो किसने दी थी? हमारे एडमंड हिलेरी ने। आप इसे हिलेरी ने, हेली ने, आप इसे याद रखेंगे। पहली थ्योरी कौन सी हमारी? उसमें सिद्धांत जिस किसने दी थी? एडमंड हेली ने। दूसरा आता हमारा कौन सा? आधुनिक परिकल्पना। आधुनिक परिकल्पना में हमारे आईटीसी जेट थ्योरी फ्लोन ने दी थी। जेट स्ट्रीम थ्योरी, एलिना थ्योरी, लानिना थ्योरी और इंडियन ओशियन डाइपोल, जो हिंद महासागर द्विध्रुव, कौन सी? हिंद महासागर द्विध्रुव की थ्योरी, जिसमें जेट स्ट्रीम की थ्योरी है। इसमें दो तरह की जेट स्ट्रीम होती है। एक नंबर पछुआ जेट स्ट्रीम, ये एमटी यिन ने दी थी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की। और पूर्वा जेट स्ट्रीम की बात करें जिसे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं, तो ये हमारे पी कोटेश्वरम ने दी थी, जिसके बारे में अभी हाल ही में आरएस की परीक्षा में पूछा भी गया था, पी कोटेश्वरम की ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में। अब हम एक एक करके इन परिकल्पनाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी दो परिकल्पनाएं, कौन कौन सी। एक तो चिरसम्मत परिकल्पना और दूसरी कौन सी? आधुनिक परिकल्पना। पहले चिरसम्मत परिकल्पना की बात करें, जिसे क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट की बात करें तो चिरसम्मत परिकल्पना से संबंधित मुख्य वैज्ञानिक कौन थे? एडमंड हेली। आप इसे याद रखेंगे। जो हमारी चिरसम्मत परिकल्पना है, जिसे क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं, तो ये हमारे किसने दी थी? एडमंड हेली ने। तो एडमंड हेली की जो सिद्धांत है उसे हम कहते हैं ऊष्मीय सिद्धांत या थर्मल थ्योरी। तो थर्मल थ्योरी के बारे में बातचीत करते हैं। एडमंड हेली के द्वारा दिए गए ये सिद्धांत हमारे मानसून निर्माण का प्रमुख कारण। क्या? एडमंड हेली ने जो ये सिद्धांत दिया है, ये सिद्धांत हमारे मानसून निर्माण का प्रमुख कारण किसको मानता है? जल और स्थल के विभेदी तापन को। क्या मानसून निर्माण का प्रमुख कारण क्या मानता है? ये जल और स्थल के विभेदी तापन को इसका प्रमुख कारण मानता है। बात करते हैं जल और स्थल का विभेदी तापन क्या है। तो ये दो ऋतुओं के आधार पे देखा जाता है। विभेदी तापन का मतलब जल धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। और स्थल की बात करें, धीरे धीरे आराम जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडी होती है स्थल। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर पाया जाता है उसे विभेदी तापन कहते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान क्या होता है और शीत ऋतु के दौरान क्या होता है, इन दोनों में हम देखेंगे। तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान क्या होता है, किसके अनुसार? एडमंड हेली के अनुसार। तो भारतीय उपमहाद्वीप अत्यधिक गर्म हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? भारतीय उपमहाद्वीप बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे वहां क्या होता है? निम्न दाब की परिस्थितियां बन जाती है। अत्यधिक गर्म होने की वजह से वहां पे निम्न दाब की परिस्थितियां बन जाती है। इसकी तुलना में देखें तो उनके चारों ओर जो हमारा हिंद महासागर है अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। किसके मुकाबले? भारतीय उपमहाद्वीप के मुकाबले जो हिंद महासागर है थोड़ा ठंडा होता है। इस वजह से हमारे हिंद महासागर में उच्च दाब की परिस्थितियां बन जाती है। कब की बात है? ये ग्रीष्म ऋतु की बात है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? पवने हिंद महासागर से उच्च दाब से क्या? पवने क्या? हिंद महासागर में उच्च दाब से भारतीय उपमहाद्वीप
के निम्न दाब की ओर चलती है। तो पवने किधर से किधर चलती है? हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ चलती है, मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है। और इन्हीं पवनों को दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवने कहा जाता है। इन पवनों को हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवने कहते हैं। और इन पवनों के कारण ग्रीष्म ऋतु में भारत में वर्षा होती है। फिर बात करें शीत ऋतु की, तो शीत ऋतु में क्या होता है? शीत ऋतु में इसका जस्ट उल्टा होता है। और क्या होता है? भारतीय उपमहाद्वीप पर अत्यधिक ठंड होने की वजह से, या भारतीय उपमहाद्वीप पर हमारे अत्यधिक ठंड होने के कारण उच्च दाब की परिस्थितियां बन जाती है। इसकी तुलना में देखिए, हिंद महासागर में अपेक्षाकृत थोड़ा गर्म रहता है। क्या? थोड़ी गर्मी रहती है। इस वजह से वहां निम्न दाब की परिस्थितियां पाई जाती है। हमारे उच्च दाब तुम्हारे कहाँ? भारतीय उपमहाद्वीप पे। और निम्न दाब कहाँ पे? हिंद महासागर पे। ऐसी परिस्थितियां बन जाती है। कब? शीत ऋतु के दौरान। इसके फलस्वरूप क्या होता है? इसके फलस्वरूप जो पवने हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के उच्च दाब से हिंद महासागर के निम्न दाब की ओर चलती है। हमारे शीत ऋतु में पवने किधर से किधर चलती है? भारतीय उपमहाद्वीप से हिंद महासागर की तरफ पवने चलती है। इन्हीं पवनों को हम उत्तर पूर्वी मानसून पवने कहते हैं। इन्हीं पवनों को क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून पवने कहते हैं। और ये पवने क्या? स्थल से जल की तरफ चलती है, इसलिए सामान्यतः कैसी होती है? शुष्क होती है। और ये किसी भी तरह की वर्षा नहीं करती है। हालांकि इन पवनों की एक शाखा होती है जो बंगाल की खाड़ी से होके गुजरती है। किससे होके गुजरती है? बंगाल की खाड़ी से होके गुजरती है। तो बंगाल की खाड़ी से गुजरते समय ये नमी ग्रहण कर लेती है, और शीत ऋतु में जाते जाते कोरोमंडल तट से टकराती है, और वहां पे वर्षा करती है। जो कोरोमंडल तट हमारे तमिलनाडु में पड़ता है, वहां पे वर्षा करती है। तो ये हमने एडमंड हेली का जो उसमें सिद्धांत है उसके बारे में देख लिया। अब देखेंगे उसमें सिद्धांत हमारा एडमंड हेली का, उसकी कुछ कमियों के बारे में देखते हैं कि इस सिद्धांत से हमें किन किन चीजों के बारे में पता नहीं चलता है। तो एडमंड हेली का उसमें सिद्धांत मानसून की कुछ महत्वपूर्ण परिघटनाओं को समझाने में असफल था। बात करें कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनको बताने में असफल रहता है। पहली बात आती है, अप्रैल और मई के महीने में निम्न दाब के बावजूद वर्षा प्राप्त नहीं होती। जैसा कि एडमंड हेली ने कहा कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप गर्म हो जाता है, इस वजह से वहां पे मानसून की वर्षा प्राप्त होती है, मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में तो अप्रैल और मई के महीने ही में ही काफी गर्मी हो जाती है, और काफी गर्मी होने की वजह से निम्न दाब की परिस्थितियां हो जाती है। लेकिन मई और अप्रैल के महीने में वर्षा नहीं होती। तो इस सिद्धांत के अनुसार जब भारत में निम्न दाब बन जाता है अप्रैल और मई में, तो वहां पे वर्षा होनी चाहिए, लेकिन हमारे अप्रैल और मई के महीने में कोई भी वर्षा नहीं होती है। फिर दूसरी बात, मानसून की कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं है। तो मानसून के आगमन और वापसी की तारीखें हर साल बदलती रहती है, जो हमारे इस सिद्धांत से कुछ भी पता नहीं चलता। मतलब इस सिद्धांत से कुछ भी पता नहीं चल पाया किसके बारे में, कि मानसून की कोई भी निश्चित तिथि क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि हर साल हमारी जो उच्च दाब और निम्न दाब की परिस्थिति है तो सेम रहती है, लेकिन फिर भी हमारे क्या, बारिश का मौसम बदलता रहता है, मतलब तारीखें भी बदलती रहती है। बात करें प्रत्येक वर्ष या हर साल वर्षा की मात्रा में अंतर पाया जाता है। मानसून की वर्षा की मात्रा में भिन्न वार्षिक भिन्नता देखी जाती है। मानसून की जो वर्षा है उसकी मात्रा में हर साल भिन्नता देखी जाती है, जिसकी व्याख्या ये सिद्धांत नहीं कर पाया। और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए आधुनिक परिकल्पना के अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांत दिए गए। तो एडमंड हेली का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत हम देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। तो चित्र के माध्यम से देखें तो ये हमारे समर सीजन की बात है। ये हमारे क्या, समर सीजन की बात है, ये हमारे विंटर सीजन की बात है। समर सीजन मतलब गर्मी की बात है। तो ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप है, ये हमारे क्या, भारतीय उपमहाद्वीप है। ये हमारे क्या, यहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे तो गर्मी है, इसीलिए यह क्या, निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। इसके मुकाबले देखें तो इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर में उच्च दाब का केंद्र है। इसीलिए पवने क्या, हमारे उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ गति करती है। तो ये हमारे समर सीजन के अंदर ऐसा होता है। पवने किधर से किधर, हमारे हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ गति करती है। वैसे विंटर सीजन में देखें तो विंटर सीजन में क्या होता है, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में सर्दी आ जाती है, इसी वजह से वहां पे उच्च दाब का केंद्र बन जाता है। इसके उल्टे कहाँ, जो महासागर है, क्या, भारतीय हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर में निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। तो पवने उल्टी चलती है, मतलब भारतीय महाद्वीप से हिंद महासागर की तरफ पवने चलती है। तो एडमंड हेली का सिद्धांत हमने देख लिया, जिसका नाम है हमारा उष्मीय सिद्धांत। अब हम बात करें कि आधुनिक परिकल्पना के बारे में। किसके बारे में? आधुनिक परिकल्पना या मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो आधुनिक परिकल्पना के अंतर्गत हमारे एडमंड हेली का जो उष्मीय सिद्धांत है, इसकी कमियों को दूर करने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए थे। बात करें कौन कौन से सिद्धांत थे, तो इसमें प्रमुख वैज्ञानिक कौन कौन से थे? एक तुम्हारा फ्लोन थे, एम टी इन, पी कोटेश्वरम, रामास्वामी, रामामूर्ति, रामानाथन, अनंत कृष्णन, पंत, हैमिल्टन और जम्बूनाथन। इस तरह बहुत सारे हमारे भूवैज्ञानिक थे, जिन्होंने कई अपने अपने सिद्धांत दिए थे। इसकी कमी को दूर करने के लिए, एडम नहरली के उसमें सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए। बात करें वसंत गोवारिकर की, वसंत गोवारिकर की बात करें तो वसंत गोवारिकर को भारतीय मानसून का मॉडल जनक माना जाता है। क्या, भारतीय
मानसून मॉडल का जनक किसे कहते हैं? वसंत गोवारिकर को। उन्होंने भारतीय मानसून की भविष्यवाणी के लिए एक सांख्यिकी मॉडल भी विकसित किया था। एक बात करें मोनेक्स की। मोनेक्स का मतलब होता है मानसून एक्सपेरिमेंट। मोनेक्स का पूरा नाम क्या था? मानसून एक्सपेरिमेंट मतलब मानसून प्रयोग। आप इसे याद रखेंगे। जिसकी शुरुआत 1979 में, इसकी शुरुआत क्या 1979 में भारत और सोवियत संघ दोनों ने मिलकर की थी। क्या? भारत और सोवियत संघ जो उस समय का यूएसएसआर था, इन दोनों ने मिलकर हमारे मोनेक्स की स्थापना की थी। मोनेक्स की स्थापना की। वर्तमान में बहुत से देश मोनेक्स से जुड़े हुए हैं। मोनेक्स का प्रयोग मुख्य रूप से हिंद महासागर में हो रहा है। मोनेक्स का प्रयोग कहाँ हो रहा है? मुख्य रूप से हमारे हिंद महासागर में हो रहा है। और यह प्रयोग हमारे शीतकालीन मोनेक्स और ग्रीष्मकालीन मोनेक्स के रूप में किया जाता है, ताकि मानसून की विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन किया जा सके। अब हम देखेंगे जो मानसून से संबंधित कौन-कौन से सिद्धांत हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो मानसून से संबंधित सिद्धांतों की बात करें तो आधुनिक परिकल्पना के अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांत सामने हैं। पहला सिद्धांत हमारा कौन-सा आता है? आईटीसीजेड सिद्धांत, जो हमारे किसने दिया था? फ्लोन ने। फ्लोन का आईटीसीजेड सिद्धांत की बात करें। आईटीसीजेड सिद्धांत तो आईटीसीजेड सिद्धांत की पूरा नाम की बात करें, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स। क्या? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स मतलब अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसका पूरा नाम होता है आईटीसीजेड का। बात करें इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या है? इस सिद्धांत के अन्य नाम में आता है अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का सिद्धांत, इसे थ्योरी ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहते हैं। दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या था? गणितीय गतिकीय परिकल्पना, इसे डायनेमिक थ्योरी भी कहते हैं। क्या? डायनेमिक थ्योरी या डायनेमिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। फिर वायुपुंज का सिद्धांत, एयर मास थ्योरी। और चौथा नाम आता है इसका विषुवत रेखीय पछुआ पवनों का सिद्धांत। क्या? विषुवत रेखीय पछुआ पवनों का सिद्धांत। तो हमारे इसके कई नाम हो सकते हैं। बात करें कौन कौन से नाम है, वैसे तो इसका नाम हमारा आईटीसीजेड मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सिद्धांत। दूसरा इसका नाम है अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का सिद्धांत। तीसरा नाम आता है गणितीय और गतिकीय परिकल्पना। चौथा वायुपुंज का सिद्धांत और पांचवा हमारे विषुवत रेखीय पछुआ पवनों का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत हमारे किसने दिया था? 1950 के दशक में फ्लोन के द्वारा दिया गया था हमारा आईटीसीजेड सिद्धांत। किसने दिया था? फ्लोन ने। आप इसे याद रखेंगे। बात करें इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार मानसून निर्माण का प्रमुख कारण दाब पेटियों का विस्थापन है। क्या? मानसून निर्माण का प्रमुख कारण क्या? दाब पेटियों का विस्थापन होता है, जो सूर्य की बदलती हुई स्थिति की वजह से होता है। सूर्य की स्थिति जैसे जैसे बदलती जाती है, तो दाब पेटियों का भी विस्थापन होता जाता है। अब देखेंगे हमारे दो ऋतुओं के दौरान कौन कौन से, एक तो ग्रीष्म ऋतु और एक शीत ऋतु। क्या? एक तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान देखेंगे मतलब जून के महीने में, और दूसरा हम देखेंगे शीत ऋतु के दौरान क्या होता है उसकी बात करें। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु के बाद दौरान देखेंगे जो जून के महीने में। तो सूर्य के उत्तरायण होने की वजह से जून ऋतु में क्या होता है? जून के महीने में क्या होता है? सूर्य उत्तरायण होता है। उत्तरायण मतलब कर्क जो भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ चमकने लगता है। तो सूर्य के उत्तरायण होने की वजह से आईटीसीजेड भारत पर आकर स्थापित हो जाता है। आईटीसीजेड को वैसे मान सकते हो कि जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जहाँ पे हमारे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वो हमारे नॉर्मली आईटीसीजेड होता है। तो आईटीसीजेड क्या भारत पर आकर स्थापित हो जाता है, मतलब हमारे कर्क रेखा के आसपास आ जाता है, जिसे मानसून गर्त भी कहते हैं। तो सूर्य के उत्तरायण होने की वजह से जून के महीने में आईटीसीजेड भारत पे आके स्थापित हो जाता है। चित्र में भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो आईटीसीजेड है कहाँ पे? भारत पे आके स्थापित हो जाता है जून के महीने में। अन्य जो दाब पेटियां हैं ये भी हमारे उत्तर की ओर विस्थापित हो जाती है। जो अन्य दाब पेटियां हैं वो भी हमारे उत्तर की ओर विस्थापित हो जाती है। चित्र में आप दोबारा देख लेते हैं जो दाब पेटियां हैं वो। बात करें ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये हमारे के बीच में भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा पर हमारी यदि सूर्य की किरण सीधी पड़ रही है तो वह हमारा आईटीसीजेड जोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आईटीसीजेड जोन कहलाएगा। इसके ऊपर हमारे क्या नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती है, नीचे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती है। आप इसे याद रखेंगे। तो ये हमारे क्या जो जोन्स है, तो जोन्स की बात करें आगे, तो जून के महीने में क्या होता है? सूर्य के उत्तरायण होने की वजह से सूर्य क्यों हमारे कर्क रेखा पे चमकने लगता है, इस वजह से आईटीसीजेड भारत पे आके स्थापित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मानसून गर्त भी कहते हैं। और जो हमारी दूसरी दाब पेटियां होती है वो भी हमारे उत्तर की ओर विस्थापित हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध की जो हमारे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी है, क्या उपोष्ण कटिबंधीय जो उच्च दाब पेटी है, जिसे एस टी एच पी बी है कहते हैं। क्या? वो एस टी एच पी बी मतलब उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, ये हमारे 10 से 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जाके स्थापित हो जाती है। कहाँ हो जाती है? 10 से 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जाके स्थापित हो जाती है। और इस उच्च दाब पेटी से हमारे आईटीसीजेड के पवने चलने लगती है। ये जो हमारी उच्च दाब पेटी है, तो इस उच्च दाब पेटी से पवने किधर की तरफ चलने लगते हैं? आईटीसीजेड की तरफ चलने लगती है। जो हमारे दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें होती है, जो पवनें क्या आईटीसीजेड की ओर चलने लगती है। अब बात करें उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करने के बाद, क्या उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करने के बाद ये पवनें क्या कोरियोलिस बल की वजह से
दाईं ओर मुड़ जाती है। वैसे तो ये बाईं ओर चलती है, लेकिन ये किधर मुड़ जाती है? कोरियोलिस बल की वजह से दाईं ओर मुड़ जाती है और दाईं ओर मुड़ के दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों का रूप ले लेती है। और इन पवनों के कारण क्या होता है? भारत में जून, जुलाई और अगस्त इन 3 महीनों में भारी वर्षा प्राप्त होती है। तो हमारा ये कौन सा सिद्धांत है? जून के अंदर का ग्रीष्म ऋतु का सिद्धांत है। जून के महीने में किस प्रकार वर्षा होती है। अब इसका उल्टा होता है शीत ऋतु के दौरान। क्या शीत ऋतु के दौरान देखें तो आईटीसीजेड क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में विस्थापित हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर्दियों की ऋतु में हमारे कहाँ जाती है? सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पे चमकने लगती है, इसलिए सूर्य क्या होता है? दक्षिणायन हो जाता है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में विस्थापित हो जाता है। तो हमारा आईटीसीजेड भी दक्षिणार्ध गोलार्ध में विस्थापित हो जाता है। अब दाब पेटियां वो भी थोड़ा थोड़ा दक्षिण की ओर विस्थापित होने लगती है। और भारत पर उत्तरी गोलार्ध की तुम्हारी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी है, एस टी एच पी बी, ये स्थापित हो जाती है। भारत पर हमारी क्या उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी स्थापित हो जाती है, जिसे एस टी एच पी बी कहते हैं। और इस उच्च दाब पेटी से हमारे दक्षिणी गोलार्ध में से जो आईटीसीजेड है उसकी ओर पवनें चलने लगती है, जिन्हें हम उत्तर पूर्वी मानसून पवनें कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून पवनें कहते हैं। ये हमारे एस टी एच पी, ये आईटीसीजेड है और ये हमारे एस टी एच पी बी है। तो एस टी एच पी बी से हमारे पवनें किधर चलती है? आईटीसीजेड की तरफ चलने लगती है, जिन्हें हम उत्तर पूर्वी मानसून पवनें कहते हैं। और स्थल से जल की ओर चलने की वजह से क्या? स्थल से जल की ओर चलने की वजह से ये पवनी सामान्यतः शुष्क होती है और भारत में शीत ऋतु के दौरान सामान्यतः कोई भी वर्षा नहीं करती। ये हमारे सिवाय कोरोमंडल के तट के कहीं भी वर्षा नहीं करती। और कोरोमंडल के तट पे भी क्यों वर्षा करती है? क्योंकि ये पवनी क्या करते हैं? बंगाल की खाड़ी से थोड़ी सी हमारी जो पानी सोख लेती है। कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से क्या है? थोड़ा सा पानी सोख लेती है, इसी वजह से इनमें क्या आर्द्रता आ जाती है। और आर्द्रता आने की वजह से हमारे कोरोमंडल तट पे थोड़ी वर्षा कर देती है। अब बात करें स्पेट की चक्रवाती परिकल्पना। किसकी? स्पेट की चक्रवाती परिकल्पना की बात करें तो स्पेट कौन थे? स्पेट हमारे ऑस्ट्रेलियन भूगोलवेत्ता थे। कहाँ के? तो ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता थे। और स्पेट के अनुसार देखें तो मानसून क्या एक चक्रवाती परिकल्पना है। मानसून क्या है? एक चक्रवाती परिकल्पना है। मानसून का निर्माण दो भिन्न प्रकृति के वायुपुंजों के मिलने से, क्या? मानसून का निर्माण क्या? दो भिन्न प्रकृति के जो वायुपुंज होते हैं, मतलब एयर मासेज है, इनके मिलने से बनता हमारे वातावरण। या दो भिन्न प्रकृति के वायुपुंज एयर मास के मिलने से बनता वातागर, मतलब फ्रंट बनता है, जिसके कारण हमारे क्या मानसून का निर्माण होता है। और वातागर वाले क्षेत्र में वर्षा होती है। जहां वातागर वाला क्षेत्र होता है वहीं हमारी क्या वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में देखें तो वातावरण निर्माण की प्रक्रिया प्रबल होती है और इसी वजह से ग्रीष्म ऋतु में अधिक वर्षा होती है। शीत ऋतु के दौरान देखें तो वातावरण निर्माण की प्रक्रिया क्षीण होती है। क्या होती है? वातावरण निर्माण की प्रक्रिया क्षीण होती है, इस वजह से शीत ऋतु के दौरान कम वर्षा प्राप्त होती है। तो ये हमने स्पेट की चक्रवाती परिकल्पना देखी, जिसमें क्या बताया गया कि दो भिन्न प्रकृति के वायुपुंजों, मतलब एयर मासेस के मिलने से वातागर का निर्माण होता है और वातागर के निर्माण की वजह से हमारे मानसून का निर्माण होता है। ग्रीष्म ऋतु में हमारा ये वातावरण बनने की प्रक्रिया प्रबल होती है, इसलिए ज्यादा वर्षा होती है। और शीत ऋतु में क्या होता है? वातावरण बनने की प्रक्रिया क्षीण होती है, इसी वजह से कम वर्षा प्राप्त होती है। अब देखेंगे हम जेट स्ट्रीम सिद्धांत। क्या देखेंगे? जेट स्ट्रीम सिद्धांत देखेंगे। तो जेट स्ट्रीम क्या होता है? क्षोभ मंडल में 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे, जो हमारे धरातल है, धरातल से 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे हमारे क्या क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर तीव्र गति से, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या तीव्र गति से विस्फार रूप में चलने वाली पवनों को जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं? क्षोभ मंडल में और 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो जमीन है, तो जमीन से 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे किधर से किधर? पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने वाली जो विस्फार रूप में चलने वाली जो पवनें होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहते हैं। बात करें जेट स्ट्रीम की, तो जेट स्ट्रीम की तीव्रता और गति शीत ऋतु के दौरान ज्यादा होती है। जहां शीत ऋतु होती है उस और ये हमारे जेट स्ट्रीम की गति ज्यादा होती है। जेट स्ट्रीम समदाब रेखाओं के समानांतर चलती है और इसीलिए इन्हें क्या भू विक्षेपी पवनें भी कहते हैं, जियो स्ट्रोपिक विंड भी कहते हैं। तो जेट स्ट्रीम की बात करें, जेट स्ट्रीम क्या समदाब रेखाओं के समानांतर चलती है। आप इसे याद रखेंगे। दुनिया में 4 स्थायी जेट स्ट्रीम होती है, कुछ अस्थायी जेट स्ट्रीम भी होते हैं, लेकिन 4 तो स्थायी जेट स्ट्रीम होती है। चित्र में भी आप चारों के चारों जेट स्ट्रीम देख सकते हो जो स्थायी है। एक तुम्हारा पोलर जेट स्ट्रीम है, एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और एक पोलर जेट स्ट्रीम। तो दो तो हमारी ऊपर, दो नीचे, मतलब एक दोनों तरफ तो एक एक पोलर पोलर है, दूसरी हमारी कौन सी? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है। तो विश्व में हमारी कितनी? 4 स्थायी जेट स्ट्रीम होती है और कुछ अस्थायी जेट स्ट्रीम भी हो सकती है। जेट स्ट्रीम का भारतीय मानसून पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बात करें कैसे प्रभाव पड़ता है जेट स्ट्रीम का भारतीय मानसून पे।
तो भारत पर हमारे 2 जेट स्ट्रीम चलती है। कौन-कौन सी? उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। पहली कौन सी जेट स्ट्रीम आती है? उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम की बात करें, जिसे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्या? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहेंगे। तो ये जेट स्ट्रीम, इस जेट स्ट्रीम के मानसून पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी, भाई जेट स्ट्रीम भारत के मानसून पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है, इसकी पूरी जानकारी एमटी यिन ने दी थी। किसने? एमटी यिन ने दी थी। और ये हमारी एक स्थायी जेट स्ट्रीम है। क्या है? ये हमारी एक स्थायी जेट स्ट्रीम है, जो क्या है, दाब पेटियों के विस्थापन के साथ विस्थापित होती रहती है। ये जो हमारी जो स्थायी जेट स्ट्रीम है, ये हमारी क्या होती है? दाब पेटियों के विस्थापन के साथ विस्थापित होती रहती है। अब क्या होता है शीत ऋतु के दौरान? शीत ऋतु के दौरान क्या होता है? तो शीत ऋतु के दौरान इस जेट स्ट्रीम का प्रभाव भारत पे अधिक रहता है। ये जेट स्ट्रीम क्या हिमालय पर्वत से टकराती है। शीत ऋतु के दौरान क्या होता है? ये जेट स्ट्रीम क्या होती है? हिमालय पर्वत से टकराती है और 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। कितनी शाखाओं में विभाजित हो जाती है? 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक तो हमारी उत्तरी शाखा होती है, एक होती है हमारी दक्षिणी शाखा। जब ये हिमालय से टकराती है, तो चित्र में भी आप देख सकते हो, ये हमारी कौन सी जेट स्ट्रीम है? हमारी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है। ये हमारी हिमालय पर्वत से टकराती है, तो 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, एक तो उत्तरी शाखा और एक दक्षिणी शाखा। तो जेट स्ट्रीम की जो दक्षिणी शाखा है, इसका प्रभाव भारत पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि भारत से होके गुजरती है। और इसी दक्षिणी शाखा के कारण भारत पर उच्च दाब परिस्थितियां प्रबल हो जाती है। ये उच्च दाब परिस्थितियां क्या है? प्रबल या स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और प्रबल उच्च दाब के कारण भारत में वायु का अवतलन होता है, मतलब डिसेंडिंग एयर होती है। वायु नीचे की तरफ बहना शुरू कर देती है। ये उच्च दाब की वजह से क्या भारत में वायु का अवतलन होता है। और इस वजह से क्या बादल निर्माण और वर्षा की स्थिति शीत ऋतु के दौरान नहीं बन पाती। आप इसे बात याद रखेंगे, जो हमारे वायु का अवतलन होता है, ठंडी वायु का अवतलन होता है, इसी वजह से हमारे क्या होता है, बादल निर्माण और वर्षा की जो स्थिति है, शीत ऋतु के दौरान नहीं बन पाती। इससे भारत में वायुमंडलीय स्थायित्व की स्थिति होती है। इससे हमारे क्या भारत में वायुमंडलीय स्थायित्व की स्थिति होती है। और यह जेट स्ट्रीम क्या करती है? भूमध्य सागर में बनने वाले, ये जेट स्ट्रीम क्या करती है? भूमध्य सागर में बनने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को भारत की ओर लेके आती है। इसको भारत की ओर लेके आती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को भारत की ओर लेके आती है। और इन चक्रवातों के कारण शीत ऋतु में, इन चक्रवातों के कारण क्या होता है? शीत ऋतु में हमारे उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा प्राप्त होती है। कहाँ? उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा प्राप्त होती है, जिसे स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं, या फिर गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्षा हमारे गेहूं की खेती के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है, मतलब रबी की खेती के लिए फायदेमंद होती है। इस पूरी घटना को हमारे पश्चिमी विक्षोभ, मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। बात करें जेट स्ट्रीम की, तो जेट स्ट्रीम के विभाजन में हिमालय और तिब्बत का पठार दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या क्या? हमारे हिमालय और तिब्बत का पठार दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जेट स्ट्रीम के विभाजन में। ये तो हमने शीत ऋतु के दौरान देख लिया। अब ग्रीष्म ऋतु के दौरान देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु के आगमन होता है तब क्या करते हैं। तो इस जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा उत्तर की ओर विस्थापित हो जाती है। जो दक्षिणी शाखा हमारे हिमालय के नीचे बह रही थी, वो अब क्या हमारे उत्तर की ओर विस्थापित हो जाती है। अप्रैल और मई के महीने में, क्या अप्रैल और मई के महीने में भी जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा भारत में उपस्थित होती है, जिस वजह से निम्न दाब होने के बावजूद भारत में वर्षा नहीं होती है। जो हमारे पहला सिद्धांत है एडमंड हेली का, उसमें जो कमी थी कि मई और जून के, अप्रैल और मई के महीने में गर्मी हो जाती है काफी, और निम्न दाब की परिस्थितियां भी बन जाती है, इसके बावजूद वर्षा क्यों नहीं होती? इसका जवाब यही है हमारे। इसका जवाब क्या है? कि अप्रैल और मई के महीने में जेट स्ट्रीम की जो दक्षिणी शाखा होती है, ये भारत में उपस्थित होती है, जिसके कारण निम्न दाब के बावजूद भारत में वर्षा प्राप्त नहीं होती। और यही इसकी महत्वपूर्ण कमी होती है कि इस वजह से अप्रैल और मई में वर्षा नहीं होती। जून के महीने में आईटीसीजेड भारत पे आके, मतलब कर्क रेखा पे आके स्थापित हो जाता है, और उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम पूरी तरह से भारत से हट जाता है और हमारे तिब्बत के पठार के ऊपर से बहने लगती है। भारत में मानसून वर्षा उस स्थिति को प्रारंभ होती है जब ये जेट स्ट्रीम पूरी तरह से भारत से हट जाती है। भाई जब ये जेट स्ट्रीम भारत से पूरी तरह से हट जाएगी, तब भारत में मानसून वर्षा शुरू होती है। इसी वजह से क्या आता है? जेट स्ट्रीम मानसून के आगमन को प्रभावित करती है। जेट स्ट्रीम क्या करते हैं? मानसून के आगमन को प्रभावित करती है। अब हम देखेंगे जो मावट और पश्चिमी विक्षोभ है, इसके प्रभाव के बारे में। इसके बारे में मावट और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की बात करें, तो मावट वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। मावट वर्षा क्या होती है? रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। खासकर किस फसल के लिए? गेहूं की फसल के लिए। यदि मावट वर्षा हमारे मार्च, अप्रैल और मई के महीने के दौरान प्राप्त हो, यदि मावट क्या है? वर्षा मार्च, अप्रैल और मई के महीने के दौरान प्राप्त होती है, तो इससे फसलों को नुकसान होता है। जबकि हमारे क्या, दिसंबर और जनवरी के मध्य बीच में ये वर्षा प्राप्त होती है, तो इससे हमारे फसलों को काफी ज्यादा फायदा होता है।
अब हम देखेंगे जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है, तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हमारे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बर्फबारी होती है। बर्फबारी के कारण हमारे शीत ऋतु की तीव्रता बढ़ जाती है। जो बर्फबारी होती है, इस बर्फबारी की वजह से हमारे शीत ऋतु की तीव्रता बढ़ जाती है और उत्तर पश्चिम भारत में शीत लहरें चलनी शुरू हो जाती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हमारे कोहरे और पाले की स्थिति भी बन जाती है। मावठ के कारण के कई बार अन्य आपदाएं भी बढ़ जाती है, जैसे हमारे बाढ़, भूस्खलन और खासकर हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में ये वाली स्थितियां बन जाती है। तो मैंने मावठ और हमारी जो पश्चिमी विक्षोभ है इसके प्रभाव देख लिए। अब हम देखेंगे दूसरी जेट स्ट्रीम। दूसरी जेट स्ट्रीम आती है हमारी कौन सी? उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम और तिब्बत के पठार की बात करेंगे, जिसे हम ट्रॉपिकल हमारी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम और तिब्बत प्लेटू की बात करेंगे। तो इस जेट स्ट्रीम और तिब्बत के पठार के मानसून के प्रभाव की जानकारी हमारे किसने दी थी? पी कोटेश्वरम ने दी थी। आपसे याद रखेंगे कि ये जेट स्ट्रीम किस तरह से कार्य करती है और हमारे तिब्बत के पठार के मानसून पर किस प्रकार से ये प्रभाव छोड़ती है। इसके बारे में जानकारी किसने दी थी? पी कोटेश्वरम ने। ये हमारी क्या एक अस्थायी जेट स्ट्रीम है। ये हमारी स्थायी 4 जेट स्ट्रीम होती है, उनसे अलग एक अस्थायी जेट स्ट्रीम है जो हमारे जून, जुलाई और अगस्त के महीनों के दौरान चलती है। किन महीनों के दौरान चलती है? जून, जुलाई, अगस्त महीनों के दौरान चलती है। बात करें इस जेट स्ट्रीम की, तो इस जेट स्ट्रीम का मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मतलब भारत में ये जेट स्ट्रीम होती है तो इससे अच्छी बारिश होती है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है, ये आपको पता है। तिब्बत का पठार क्या है? हमारे विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है। जून के महीने में क्या होता है? जून के महीने में तिब्बत का पठार अत्यधिक गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे बड़ा है और सबसे ऊंचा है, इसी वजह से जून के महीने में ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे वहां वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। इसी वजह से वहां निम्न दाब की परिस्थितियां बन जाती है। चित्र में आप देख सकते हो, ये हमारा तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार क्या ऊंचा है? ऊंचा होने की वजह से क्या यहाँ पर निम्न दाब की परिस्थितियां बन जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। तिब्बत के पठार के ऊपर उठने वाली ये वायु उच्च वायुमंडल में एकत्रित हो जाती है और एकत्रित होने के बाद ये वायु उच्च वायुमंडल में गति करती हुई हिंद महासागर क्षेत्र की ओर गति करती है। तो चित्र में आप देख सकते हैं ये वायु ऊपर की तरफ उठती है और उठते हुए ये यहाँ हमारे हिंद महासागर की तरफ गति करती है, जो भी किधर दक्षिणी हिंद महासागर की तरफ गति करती है। तिब्बत के पठार से ये क्या होता है? तिब्बत के पठार से हिंद महासागर की ओर चलने वाली ये पवनें कोरियोलिस बल के कारण दाईं ओर मुड़ जाती है। किस ओर मुड़ जाती है? दाईं ओर मुड़ जाती है और दाईं ओर मुड़कर क्या उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम का रूप ले लेती है। क्या करती है? उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम का रूप ले लेती है। आगे हम देखें, तिब्बत के पठार से उठने वाली ये वायु है। जब तिब्बत के पठार से उठने वाली ये वायु दक्षिणी हिंद महासागर में अवतलित होती है और जिसे मेडागास्कर द्वीप के पास मस्करिन हाई नामक एक उच्च दाब के केंद्र का निर्माण होता है। जो हमारी वायु है, ये वायु क्या है? यहाँ अवतलित होती है, जहाँ मेडागास्कर के पास में, ये मेडागास्कर है, इसके पास में एक मस्करिन हाई नाम की जगह है। कौन सी? मस्करिन हाई नाम की जगह है। तो वहां पे उच्च दाब केंद्र का निर्माण होता है। और मस्करिन हाई से हमारी क्या होता है? मस्करिन हाई से मानसून पवनों के साथ भारत की ओर पवनें चलती है। मस्करिन हाई से हमारी क्या मानसून पवनों के साथ भारत की ओर पवनें चलती है, जिससे मानसून पवनों की तीव्रता बढ़ जाती है और भारत में बेहतर वर्षा होती है। और इसके बारे में हमें किसने बताया था? पी कोटेश्वरों ने बताया था। तो उष्णकटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम के कारण भारत और हिंद महासागर के बीच में पाए जाने वाली जो दाब प्रवणता है, ये बढ़ जाती है। क्या होती है? दाब प्रवणता बढ़ जाती है, जिससे मानसून पवनों की गति भी बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है? मानसून पवनों की गति बढ़ जाती है। इसी वजह से तिब्बत के पठार और पूर्व जेट स्ट्रीम का भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या तिब्बत के पठार और पूर्व जेट स्ट्रीम में इनका क्या भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर बात करें हमारे सोमाली जेट स्ट्रीम की, तो ये हमारे निम्न वायुमंडलीय जेट स्ट्रीम है। ये हमारे उच्च वायुमंडलीय की बजाय क्या निम्न वायुमंडलीय जेट स्ट्रीम है, जो हमारे पूर्वी अफ्रीका के पर्वतों से टकरा के जो हमारे क्या पूर्वी अफ्रीका के पर्वतों से टकराकर भारत की ओर विक्षेपित हो जाती है। पूर्वी अफ्रीका के जो पर्वत है उनसे टकरा के किधर की तरफ मुड़ जाती है? ये हमारे भारत की तरफ मुड़ जाती है। और ये जेट स्ट्रीम भारत की ओर ये जेट स्ट्रीम क्या करते हैं? भारत की ओर मानसून पवनों के प्रभाव को प्रबल करती है। इससे क्या वर्षा बहुत तेज होती है। अतः इस जेट स्ट्रीम का भारतीय मानसून पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस जेट स्ट्रीम का क्या भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब हम देखेंगे दो परिकल्पनाएं। दो परिकल्पना कौन कौन सी? एक तुम्हारा अल नीनो है और एक ला नीनो है। दोनों के बारे में देखेंगे। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग के जल का तापमान क्या दक्षिणी प्रशांत महासागर के जो प्रशांत महासागर है, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग के जल का तापमान क्या भारतीय मानसून को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। ये तापमान क्या करता है? भारतीय मानसून को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसमें आती है सबसे पहले अल नीनो की बात करें तो हमारे जब पेरू के तट के पास सामान्य से गर्म धारा होती है। क्या सामान्यतः क्या होती है? वैसे तो ठंडी धारा होती है हमारे पेरू के तट के पास, लेकिन जब हमारे यहाँ पे गर्म धारा होती है
तो इसका भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव होता है, यानी कि भारत में कम वर्षा होती है। तो आप इसे याद रखेंगे। जो हमारा दक्षिणी अमेरिका के अंदर पेरू है, पेरू नामक देश है, तो पेरू के तट पे हमारे क्या वैसे तो ठंडी धारा बहती है, क्या? ठंडी धारा बहती है, लेकिन कभी-कभी वहाँ पे गर्म धारा बहने लगती है। और गर्म धारा बहने की वजह से क्या हमारे भारत के मानसून पे इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मतलब वर्षा कम होती है। लानिनो की बात करें, लानिनो में क्या होता है, जब पेरू के तट के पास सामान्य से ज्यादा ठंडी धारा बहने लगती है। सामान्यतः वैसे ठंडी धारा बहती है, लेकिन सामान्य से ज्यादा ठंडी धारा बहने लगती है, तो इसका भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मतलब वर्षा तो होती है और कैसी, जरूरत से ज्यादा वर्षा होती है। तो अल नीनो और ला नीनो की स्थिति की बात करें, तो अल नीनो और ला नीनो की स्थिति 2 से 5 वर्ष में लगातार बनती रहती है। कभी ला नीनो बनता है, तो कभी अल नीनो बनता है। और एक बार बनने के बाद 9 से 12 महीने तक ये स्थिति हमेशा बनी रहती है। ऐसा नहीं है थोड़े से टाइम के लिए बनती है, ये हमारे एक बार जब बन जाती है, तो 9 से 12 महीने तक ये स्थिति बनी रहती है। बात करें हमारे राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन, क्या एनओएए, मतलब राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन, मतलब एनओएए, मतलब नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो एल नीनो और ला नीनो की घोषणा करता है कि किस वर्ष एल नीनो रहेगा और किस वर्ष ला नीनो रहेगा, मतलब किस वर्ष अच्छी वर्षा होगी और किस वर्ष हमारी वर्षा कमजोर होगी। तो बात करें हमारे अल नीनो की, अल नीनो क्या होता है? अल नीनो हमारे स्पेनिश भाषा का एक शब्द है। अल नीनो क्या स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है बालक। अलिनो का अर्थ क्या होता है? बालक, जिसको कि हमारे स्पेनिश भाषा का शब्द है। अलिनो क्या होता है? दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में बनने वाली एक गर्म धारा होती है। क्या वैसे तो वहां पे क्या हमारे ठंडी धारा होती है, लेकिन क्या होता है, जो हमारे अलिनो के दौरान वहां पे गर्म धारा बन जाती है। अल-नीनो की स्थिति दिसंबर में क्रिसमस के दौरान बनती है। क्या अल-नीनो की स्थिति कब बनती है? दिसंबर में क्रिसमस के दौरान बनती है, इसलिए इसे यीशु का शिशु कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिसमस के दौरान बनती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? यीशु का शिशु कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि दिसंबर में तो आप वैसे भी सोच सकते हैं, दिसंबर के महीने में वहां पे ठंडी धारा बननी चाहिए, लेकिन वहां पे गर्म धारा बहने लगती है। अल नीनो को महासागरीय बुखार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि महासागर के उस समय ठंडी धारा बहती है, लेकिन या ठंडी धारा बहने की जगह वहां गर्म धारा बहने लगती है। इसी वजह से हमारे महासागरीय बुखार भी से कह सकते हैं। और भारतीय मानसून पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब अल नीनो के दौरान क्या होता है? अल नीनो के दौरान की बात करें, तो पेरू के तट के पास निम्न दाब की परिस्थितियां पाई जाती है। पेरू के तट के पास क्या होता है? निम्न दाब परिस्थितियां पाई जाती है, और वायु के संवहन के कारण इस क्षेत्र में भारी वर्षा प्राप्त होती है। वैसे देखें तो पेरू के तट पे हमारी भारी वर्षा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पे ठंडी जल की धारा होती है, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है अल नीनो के टाइम पे। अल नीनो के टाइम पे वहां पे गर्म जल धारा बहने लगती है, और गर्म जल धारा बहने की वजह से वहां पे वायु का अवतलन होता है, और वहां पे तेज वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास देखें तो उच्च दाब परिस्थितियां पाई जाती है, और वायु के अवतलन के कारण, किसकी वजह से? वायु के अवतलन के कारण इस क्षेत्र में वर्षा प्राप्त नहीं होती है। आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारे ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारे क्या दक्षिणी अमेरिका है। आप इसे याद रखेंगे, ये हमारे क्या दक्षिणी अमेरिका है। और इसमें हमारे कौन सा है? ये पेरू का तट है। ये हमारे कौन सा? पेरू का तट है, ये पेरू का तट है। यहाँ पे क्या है, जैसे नॉर्मली तो ठंडे जल की धारा होती है। क्या होती है? ठंडे जल की धारा होती है, लेकिन अल नीनो के दौरान यहाँ पे गर्म जल की धारा बहती है। गर्म जल की धारा बहती है, तो हमारा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे यहाँ पे हमारे क्या वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। ऊपर उठने लगने के बाद क्या यहाँ से इधर जाती है, और यहाँ से नीचे अवतलित हो जाती है। संगठित होकर हमारे यहाँ पे अवतलित हो जाती है, नीचे गिर जाती है, और नीचे गिर के यहाँ पे नॉर्मली अल नीनो के टाइम पे भारी वर्षा करती है, और ये हमारे क्या सूखा रह जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट क्या सूखा रह जाता है, और फिर यहाँ से इस तरह से गति करती है। तो इस तरह से हम देखें तो अल नीनो के दौरान क्या उल्टा सिनेरियो होता है, और उल्टे सिनेरियो में क्या होता है? पेरू के तट पे भारी वर्षा होती है, जबकि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट पे हमारी वर्षा नहीं होती है, जो हमारे नॉर्मल परिस्थितियों का उल्टा है। वोकर चक्र की बात करें, तो वोकर चक्र की दिशा घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाती है। तो नॉर्मली क्या होता है? पेरू तट से इस तरह से चलती है कि पेरू तट से हमारे वर्ष जो हवा ऊपर उठती है, इधर से इधर जाती है, और यहाँ से हमारे जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे हमारी वर्षा करती है, फिर इस तरह चलती है। तो इस तरह एक चक्र का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वोकर चक्र कहते हैं। तो वोकर चक्र की दिशा तो हमारे क्या नॉर्मली सीधी होती है, लेकिन अल नीनो के दौरान क्या होता है? वोकर चक्र की दिशा विपरीत दिशा में हो जाती है। किधर हो जाती है? विपरीत दिशा में हो जाती है। दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में, या दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में निम्न दाब के रूप में पवनों को आकर्षित करने वाला बल प्रभावी हो जाता है। क्या होता है? दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग का मतलब है हमारे कौन सा? पूर्वी भाग का मतलब है हमारा पेरू का तट। तो इस भाग में हमारा निम्न दाब के रूप में हमारे पवनों को आकर्षित करने वाला बल प्रभावी हो जाता है। तो इसी वजह से दक्षिणी गोलार्ध की पूर्व पवनें कमजोर हो जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? भारत की ओर आने वाली
मानसून पवनें भी क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। और इस दौरान क्या होता है, दक्षिणी हिंद महासागर में वाष्पीकरण की मात्रा कमज़ोर हो जाती है। क्या होता है, दक्षिणी हिंद महासागर में वाष्पीकरण की मात्रा कमज़ोर हो जाती है। इस वजह से भारत की ओर जाने वाली मानसून पवनों को कम जलवाष्प प्राप्त होती है, जिससे भारत में होने वाली वर्षा भी कम मात्रा में होती है। ये होता है हमारा अल नीनो। अल नीनो की बात करें तो अल नीनो के क्या प्रभाव पड़ता है? तो दक्षिणी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में परिवर्तन होता है। क्या होता है? दक्षिणी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में परिवर्तन होता है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली दाब परिस्थितियों में भी परिवर्तन होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। विषुवत-रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति आ जाती है, मतलब वक्र चक्र की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है। महासागरीय जल के वाष्पीकरण में अनियमितता आ जाती है। क्या? महासागरीय जल के वाष्पीकरण में अनियमितता आ जाती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में वर्षा कम प्राप्त होती है। या दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में क्या वर्षा इस दौरान कम प्राप्त होती है। और मानसून प्रभावित क्षेत्रों में सूखे की स्थिति का निर्माण होता है। क्या मानसून प्रभावित क्षेत्रों में क्या सूखे की स्थिति का निर्माण होता है, जिससे दावानल मतलब वन अग्नि की स्थिति बढ़ जाती है, मतलब जंगलों में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। बात करें इक्वाडोर और पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में भारी वर्षा प्राप्त होती है। अल नीनो में क्या होता है, इक्वाडोर और पेरू के तटों में क्या भारी वर्षा प्राप्त होती है, जिससे इन क्षेत्रों में बाढ़ और मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न होती है। क्या? बाढ़ और मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न होती है। पेरू के तट के पास पादप प्लवक जो फाइटोप्लैंक्टन है, इनकी वृद्धि दर कम हो जाती है। क्या होती है? हमारी भारी वर्षा की वजह से क्या पादप प्लवकों की वृद्धि दर कम हो जाती है, जिससे इस क्षेत्र में मछलियों की संख्या भी कम हो जाती है। क्या होता है? इस क्षेत्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है। इसका क्या हुआ, दक्षिणी अमेरिका के मत्स्य उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो दक्षिणी अमेरिका के मत्स्य उद्योग है, इस पर हमारा इस क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानसून के आगमन में देरी हो जाती है। मानसून प्रभावित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन कम हो जाता है। जहाँ से हमारे मानसून प्रभावित होता है, वहाँ हमारे उत्पादन भी कम हो जाता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बात करें वोकर चक्र की, किसकी वोकर चक्र की बात करें, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिम भाग की, या दक्षिण प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिम भाग की दबाव परिस्थितियों में पाए जाने वाले अंतर की वजह से होने वाला वायु परिसंचरण को वोकर चक्र कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे, वोकर चक्र क्या है, हमारे दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिम भाग की, क्या दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिम भाग की दाब परिस्थितियों में पाए जाने वाले अंतर की वजह से। क्यों? क्योंकि दाब परिस्थितियों में अंतर आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पेरू के तट पे हमारे निम्न दाब की परिस्थितियां पाई जाती है, जबकि हमारी जो उच्च दाब की परिस्थितियां पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे। तो इस अंतर के कारण होने वाला वायु परिसंचरण को हम बोलते हैं वॉकर चक्र। सामान्य परिस्थितियों में वॉकर चक्र की दिशा घड़ी की दिशा में होती है, जबकि अल नीनो के दौरान क्या होता है, वॉकर चक्र की दिशा घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। बात करें अल नीनो के दौरान दक्षिणी दोलन की, इसकी अल नीनो के दौरान दक्षिणी दोलन की बात करें तो ENSO मतलब तो एल नीनो साउदर्न ऑस्सिलेशन की बात करें, अल नीनो दक्षिणी दोलन की बात करें, तो अल नीनो की वजह से दक्षिणी प्रशांत महासागर के वोकर चक्र की दिशा में होने वाले परिवर्तन को, किसको, अल नीनो की वजह से दक्षिणी प्रशांत महासागर के वोकर चक्र की दिशा में जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को अल नीनो दक्षिणी दोलन कहते हैं। और अल नीनो के दौरान वोकर चक्र की दिशा घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाती है, जो सामान्यतः घड़ी की दिशा में ही रहती है। वैसे ये अल नीनो के दौरान क्या उल्टा हो जाता है। अब दल दक्षिणी दोलन के सूचकांक की बात करें, किसकी, दक्षिणी दोलन सूचकांक की बात करें, जिसे साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स भी कहते हैं। बात करें SOI मतलब साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, तो इस सूचकांक के अंतर्गत हमारे क्या ताहिती एक द्वीप है, तो ताहिती की बात करें तो ताहिती के दाब में से डार्विन का दाब घटाया जाता है। तो हम इस सूचकांक में क्या कहते हैं, एक द्वीप है जो हमारे प्रशांत महासागर के अंदर एक द्वीप है, जिसे ताहिती द्वीप कहते हैं। तो इस ताहिती द्वीप में दाब को नापा जाता है और उस दाब में से डार्विन के दाब को घटाया जाता है। जो डार्विन का दाब है उसको घटाया जाता है, किससे, ताहिती द्वीप के दाब में से। तो यदि इस सूचकांक का उत्तर धनात्मक होता है, क्या यदि इस सूचकांक का उत्तर क्या धनात्मक होता है, तो वह क्या सामान्य परिस्थितियों का सूचक होता है। कैसा होता है, सामान्य परिस्थितियों का सूचक होता है। और यदि सूचकांक का उत्तर ऋणात्मक होता है, माइनस होता है, तो वह एल नीनो की स्थिति को दिखाता है। और यह सूचकांक क्या एल नीनो के निर्माण और तीव्रता की जानकारी देता है। ये सूचकांक क्या करता है, हमारे एल नीनो के निर्माण और तीव्रता की जानकारी देता है। एसओआई की बात करें तो ताहिती के दाब में से हम डार्विन का दाब घटाते हैं, तो हमारे क्या एसओआई आ जाता है। सामान्य स्थिति में देखें तो 1000 एमबी यदि ताहिती का दाब है और 950 हमारे डार्विन का दाब है। आप इसे याद रखेंगे कि हमारा डार्विन का दाब कितना है, 950। तो ताहिती के दाब में से, ताहिती द्वीप के दाब में से यदि डार्विन का दाब घटाएंगे, जैसे हमारे सामान्य परिस्थिति में देखें तो 1000 एमबी हमारे ताहिती का दाब है और 950 एमबी हमारे डार्विन का दाब है। इसमें से इसको घटाएंगे तो 50 एमबी हमारा धनात्मक मान आता है। तो ऐसी स्थिति हमारी कैसी रहेगी, सामान्य स्थिति कहलाएगी। अल नीनो की स्थिति की बात करें तो 900 एमबी ताहिती का दाब है
950 एमबी डार्विन का दाब है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो -50 एमबी आएगा। इसका मतलब ऋणात्मक है, मतलब स्थिति हो जाएगी हमारी किसकी, अल नीनो की। अब इसका उल्टा हो तुम्हारा क्या, लानिनो। उल्टा क्या होता है हमारा, लानिनो की बात करें। लानिनो क्या है, तो लानिनो भी हमारे स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है बालिका। क्या होता है, बालिका मतलब फीमेल चाइल्ड, ये लिटिल गर्ल होता है। लानिना हमारे दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में बनने वाली ठंडी महासागरीय धारा है। लानिनो क्या, हमारे दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में बनने वाली ठंडी महासागरीय धारा है। लानिनो का भारतीय मानसून पर कैसा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लानिनो का क्या होता है, भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मतलब लानिनो की वजह से भारत में अच्छी वर्षा प्राप्त होती है। लानिनो की स्थिति सामान्यतः कैसी होती है, अल नीनो के बाद बनती है। अल नीनो की वजह से देखें तो अल नीनो के दौरान दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में, अल नीनो के दौरान क्या होता है, दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में भारी वर्षा प्राप्त होती है, जिससे क्या इस क्षेत्र का जल स्तर बढ़ जाता है। आप इसे याद रखेंगे, अल नीनो के दौरान क्या होता है, दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में भारी वर्षा प्राप्त होती है, जिससे इस क्षेत्र का जल स्तर बढ़ जाता है। अब इस वजह से क्या होता है, महासागरीय जल पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लगता है। महासागरीय जल किधर से किधर, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लगता है, जिससे हमारे पेरू के तट के पास गर्म जलधारा विस्थापित हो जाती है, हट जाती है, और इस क्षेत्र में हमारे ठंडे जल का अवलेपन, अपवेलिंग होती है। हमारे इस क्षेत्र में क्या होता है, ठंडे जल का अपवेलिंग होती है, जिससे लाल नीनो स्थिति का निर्माण होता है। आप इसे याद रखेंगे। तो हम दोबारा बता देते हैं आपको, अल नीनो के दौरान क्या होता है। ला नीनो के दौरान क्या होता है, ला नीनो की स्थिति अल नीनो के जस्ट बाद आती है। पहले अल नीनो आएगा और उसके बाद ला नीनो आता है। ला नीनो कैसे आता है उसकी बात करें, तो अल नीनो के बाद क्या होता है, अल नीनो के दौरान हमारे दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में भारी वर्षा होती है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र का जल स्तर बढ़ जाता है। अब जल स्तर बढ़ने से क्या होता है, जल स्तर बढ़ने से महासागरीय जल पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लगता है, जिससे हमारे पेरू के तट के पास गर्म जल विस्थापित हो जाता है। पेरू के तट के पास का जो गर्म जल होता है, ये विस्थापित हो जाता है। इस वजह से इस क्षेत्र में ठंडे जल का अपवेलिंग होता है। जिस वजह से क्या होता है, इस क्षेत्र में ठंडे जल का अपवेलिंग होता है, जिससे ला नीनो का निर्माण होता है। आप इसे याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे ला नीनो के दौरान होता क्या है। ला नीनो के दौरान की बात करें तो दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में उच्च दाब की परिस्थितियां बन जाती है। क्या, दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में हमारे उच्च दाब की परिस्थितियां पाई जाती है ला नीनो के दौरान। और इस उच्च दाब के रूप में, क्या इस उच्च दाब के रूप में यहाँ पवनों को धकेलने वाला बल प्रभावी हो जाता है, और इस वजह से क्या होता है, इस क्षेत्र की पूर्व पवनें प्रबल हो जाती है। इस क्षेत्र की जो पूर्व पवनें हैं वो प्रबल हो जाती है। वोकर चक्र की दिशा घड़ी की दिशा में बदल जाती है, मतलब सामान्य हो जाती है। पहले हमारे वोकर चक्र की दिशा अल नीनो के दौरान विपरीत दिशा में बहती है, जो हमारे ला नीनो के दौरान क्या होता है, सामान्य दिशा में बहने लगती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर संवहन के कारण वर्षा प्राप्त होती है, और हिंद महासागर में वाष्पीकरण की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। क्या, हिंद महासागर में वाष्पीकरण की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। इस वजह से भारत की ओर जाने वाली जो मानसून पवनें हैं उनको अत्यधिक जलवाष्प प्राप्त होती है, जिससे भारत में होने वाली वर्षा की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो ये ला नीनो के दौरान हमने जो परिस्थितियां होती है उसके बारे में देखा। बात करें लानिनो का ट्रिपल डिप, लानिनो के ट्रिपल डिप की बात करें तो 2020, 2021 और 2021-22 में लगातार 3 वर्षों तक लानिनो की स्थिति बनी रही थी। इसीलिए इसे लानिनो का ट्रिपल डिप कहा जाता है, और ये दुर्लभ घटना है, मतलब लगातार 3 सालों तक लानिनो की घटना देखी गई है। फिर हम बात करें अल नीनो मोडोकी की। अल नीनो मोडोकी किसे कहते हैं, मोडोकी शब्द हमारे एक जापानी शब्द है। मोडोकी कैसा शब्द है, एक जापानी शब्द है, जिसका मतलब होता है उसी प्रकार का लेकिन भिन्न, मतलब सेम सेम लेकिन डिफरेंट, उसी प्रकार का लेकिन भिन्न होता है मोडो की शब्द का मतलब। तो सामान्यतः क्या होता है, अल नीनो में गर्म पानी पेरू के तट के पास होता है। गर्म पानी कहाँ होता है, पेरू के तट के पास होता है। लेकिन जब यही गर्म पानी पेरू के तट के पास होने के बजाय प्रशांत महासागर के बीचों बीच हो, कहाँ, प्रशांत महासागर के बीचों बीच हो, तो उसे अल नीनो मोडोकी की स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं, अल नीनो मोडोकी की स्थिति कहते हैं। चित्र में भी आप अल नीनो मोडोकी देख सकते हैं कि वैसे ये हमारे यहाँ पे होती है नॉर्मली, लेकिन ये क्या यहाँ बीचों बीच होती है, प्रशांत महासागर के बीचों बीच हमारे क्या गर्म जल की स्थिति आ जाती है। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में हमारे प्रशांत महासागर के मध्य भाग में, इस स्थिति में क्या होता है, प्रशांत महासागर के मध्य भाग में निम्न वायु दाब होता है। क्या होता है, निम्न वायु दाब होता है, और वायु का संवहन भी प्रशांत महासागर के मध्य में होता है। वायु का संवहन भी क्या हमारे प्रशांत महासागर के मध्य भाग में होता है। जब प्रशांत महासागर के मध्य भाग में वायु का संवहन होता है, तब थोड़ी वायु पेरू के तट के पास उतरती है, तब थोड़ी वायु पेरू के तट के पास उतरती है, और थोड़ी वायु हमारे ऑस्ट्रेलिया तट के पास उतरती है, जिससे दोनों तटों पर उच्च दाब की स्थितियां बन जाती है। जिससे क्या होता है, दोनों तटों पर हमारे उच्च दाब की स्थितियां बन जाती है, जो हमारे क्या
जो हमारे वोकर चक्र सामान्य एकल होता है, जो मानो वोकर चक्र सामान्य एकल होता है, इस स्थिति में हमारा 2 भागों में बँट जाता है। क्या होता है वोकर चक्र क्या होता है 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इस स्थिति में क्या होता है वर्षा प्रशांत महासागर के मध्य भाग में होती है। इस स्थिति में क्या होती है वर्षा प्रशांत महासागर के मध्य भाग में होती है, जबकि पेरू के तट के पास क्या जबकि पेरू के तट और ऑस्ट्रेलिया के तट के पास वर्षा नहीं होती है। आप इसे याद रखेंगे। प्रशांत महासागर के बीचों बीच में काफी अच्छी वर्षा होती है, जबकि पेरू के तट और ऑस्ट्रेलिया के तट पे हमारी वर्षा नहीं होती अल अल नीनो मोडोकी के टाइम पे। अल नीनो मोडोकी का भारतीय मानसून पर प्रभाव देखिए तो अल नीनो की तुलना में कम नकारात्मक होता है और कभी-कभी तटस्थ होता है, मतलब कभी-कभी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब हम बात करेंगे किसकी हिंद महासागर द्विध्रुव की, मतलब इंडियन ओशन डाइपोल की बात करेंगे, जिसे आईओडी कहते हैं। तो हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी भाग के जल के तापमान में अंतर पाया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। हिंद महासागर का पश्चिमी और पूर्वी दोनों भाग है, तो दोनों भागों के तापमान में अंतर पाया जाता है। जहां जल होता है तो जल के तापमान में अंतर पाया जाता है, और इसे हमारे हिंद महासागर द्विध्रुव कहते हैं। बात करें सकारात्मक द्विध्रुव की, मतलब पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल की बात करें, तो जब हिंद महासागर के पश्चिम भाग में जल गर्म होता है, तो इसकी तुलना में पूर्वी भाग में जल ठंडा होता है। आप इसे याद रखेंगे। पश्चिम भाग में तो जल गर्म होता है, इसकी तुलना में पूर्वी भाग में जल ठंडा होता है। तो इस स्थिति के दौरान पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में भारी वर्षा होती है। पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में क्या होता है भारी वर्षा होती है। इस स्थिति के दौरान यदि अल नीनो का निर्माण हो जाए, तो भारत पर अल नीनो का नकारात्मक प्रभाव कभी भी नहीं पड़ेगा और भारत में सामान्य वर्षा होती रहेगी। तो इस प्रकार क्या है इस प्रकार से अल नीनो के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। कैसे? सकारात्मक द्विध्रुव के जरिए, जिसमें हमारे क्या पश्चिम भाग में तो गर्म जल होता है, पूर्वी भाग में हमारे क्या ठंडा जल होता है। अब इसका उल्टा देखें, उल्टा देखेंगे किसमें नकारात्मक द्विध्रुव में। किसमें? नकारात्मक द्विध्रुव की बात करें तो नकारात्मक द्विध्रुव नेगेटिव आईओडी में देखें, तो जब हिंद महासागर के पूर्वी भाग में गर्म जल हो और इसकी तुलना में पश्चिम भाग में ठंडा जल हो, पश्चिम भाग में तो ठंडा जल और पूर्वी भाग में क्या हो गर्म जल हो, तो इस स्थिति के दौरान क्या होता है दक्षिणी पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भारी वर्षा प्राप्त होती है। कहाँ? दक्षिणी पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भारी वर्षा प्राप्त होती है। और इस दौरान यदि अल नीनो की स्थिति बन जाती है, तो भारत पर अल नीनो का नकारात्मक प्रभाव और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मतलब वो ऐसा नहीं है वर्षा कम हो, बल्कि सूखे की स्थिति आ जाती है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं मेडन जूलियन दोलन, या मेडन जूलियन दोलन की बात करें, मेडन जूलियन ऑसिलेशन, तो एमजेओ का पूरा नाम होता है मेडन जूलियन ऑसिलेशन। तो ये हमारे एक उष्णकटिबंधीय वायुमंडलीय परिसंचरण होता है। क्या? ये हमारे क्या एक उष्णकटिबंधीय वायुमंडलीय परिसंचरण है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता रहता है। किधर? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता रहता है। ये हमारे भूमध्य रेखा के पास बादलों और वर्षा का एक बढ़ता हुआ समूह होता है। ये हमारे क्या भूमध्य रेखा के पास में बादलों और वर्षा का एक बढ़ता हुआ समूह है, जो हर 30 से 90 दिनों में, या हर 30 से 90 दिनों में पूर्व की ओर बढ़ता रहता है। तो एमजीओ की उपस्थिति और तीव्रता भारतीय मानसून को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है, जिससे मानसून की सक्रियता निष्क्रियता हो सकती है। एमजीओ भी हमारे क्या भारतीय मानसून को प्रभावित कर सकता है। फिर बात करें धूल भरी आंधियों की। धूल भरी आंधियां डस्ट स्टॉर्म की बात करें, तो इन आंधियों का मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धूल भरी आंधियों का मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अरब सागर के ऊपर ये धूल के कण उष्मा पंप का कार्य करते हैं। कहाँ के? हमारे अरब सागर के ऊपर ये जो धूल के कण होते हैं, ये उष्मा पंप या हीट पंप का कार्य करते हैं। जिसके कारण क्या होता है अरब सागर में वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ जाती है। अरब सागर में क्या होता है वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ जाती है। इस वजह से क्या इस क्षेत्र से गुजरने वाली जो मानसून पवनें होती है, इनको अधिक जलवाष्प प्राप्त होती है, जिससे हमारे भारत में होने वाली वर्षा की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो धूल भरी आंधियों से हमारे भारत में वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। उच्च वायुमंडल में संघनन की क्रिया, क्या उच्च वायुमंडल में संघनन की क्रिया इन धूल के कणों के चारों ओर होती रहती है, जिससे बादलों का निर्माण होता है और वर्षा अच्छी प्राप्त होती है। अगर ठोस कण या एरोसोल की बात करें, तो उद्योगों से निकलने वाले ठोस कण जो इंडस्ट्रियल एरोसोल होते हैं, जैसे हमारे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन कण, ये भी हमारे मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जो हमारे एरोसोल्स होते हैं, जैसे हमारे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन कण, ये सब हमारे क्या करते हैं मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ये कण क्या करते हैं सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जिससे पृथ्वी की सतह का तापमान कम हो जाता है। ये कण क्या करते हैं हमारे पृथ्वी की सतह का तापमान को कम कर देते हैं, और निम्न दाब जो प्रणाली है इससे कमजोर पड़ जाती है। साथ ही ये क्या बादल निर्माण की प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं, जिससे हमारे बादल वर्षा कम होती है। बादल भी कम बनते हैं तो वर्षा भी कम ही होती है, और या फिर वर्षा अनिश्चित हो सकती है। भारत का मानसून क्या है एक अत्यंत जटिल प्रणाली है, और इन सभी कारकों का सामूहिक प्रभाव ही हमारे मानसून की वार्षिक भिन्नता को निर्धारित करता है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने भारत के भूगोल का एक टॉपिक टॉपिक का नाम है भारत के अंदर मानसून प्रक्रिया।
इसके बारे में काफ़ी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।